स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को वर्ग 10 के पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, 2, 4, √2, √5, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत हम लोग धनात्मक पूर्णांकों के दो गुणों से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दूसरा पढ़ेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड एक गणितज्ञ है, उसका नाम है, और विभाजन मतलब भाग, और एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानते हैं। एल्गोरिथम क्या है? जब किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके जब लिखा जाता है तो वही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। जब किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके लिखा जाता है। क्रमबद्ध करके लिखा जाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम लोग का यूक्लिड विभाजन के बारे में कुछ जानना जरूरी है, पहले हम लोग एल्गोरिथम बाद में। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? तो हम लोग जब भाग करते हैं, जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 12 में मान लीजिए कि हम लोग अगर भाग करें कोई चीज़ से, मान लीजिए 3 से ही भाग दे, 3 से ही भाग दे या 5 से ही भाग दे ताकि कुछ शेष बचे, तो 5 दूनी 10, शेष कितना बच गया? 2। जो संख्या यहाँ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो रिमाइंडर जो नीचे शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष फल। और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और अगर हम लोग इसको 12 के बराबर में लिखना चाहे तो 5 को 2 से गुना कीजिए और शेष जोड़ दीजिए, माने 5 गुने 2 प्लस 2, अर्थात भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी को हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक रूप में मान लेते हैं। सांकेतिक रूप में मानने का मतलब है कि a में भाग देते हैं किससे? b से, तो भागफल q आता है और शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? तो a बराबर bq प्लस r। तो यही हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन होता है। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या होती है? तो
पीछे अब अभी जस्ट हम बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम लोग बात करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए, a एवं b के लिए क्या हो, q एवं r क्या हो, अद्वितीय हो, अद्वितीय हो, तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम एक यहाँ पर भाग दे के फिर से एक बार देखते हैं। मान लीजिए 12 ही लेते हैं, तो मान लीजिए कि 7 से लेते हैं, 7 एक 7 5 12। तो अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमारा शेष जो होता है वो भाजक से हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर इसके बराबर होगा तो भाग लग जाएगा। हर स्थिति में हमारा जो शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, कम होता है। अर्थात यहाँ पर जो आप शेषफल की बात करें, आर की जो बात कीजिएगा, वो क्या होगा, 0 से बराबर, लेकिन किससे छोटा होगा, ये बी से क्या होगा, छोटा हो, मतलब हमेशा ये भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके बाद इस पर आधारित हम कुछ सवालों को देखते हैं कि इस पर किस तरह से हम लोग का ये कार्य करता है। इसकी सहायता से हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के इसमें अगर एल्गोरिथम जोड़ देते हैं तो कई प्रक्रिया चलता है, कई लंबी प्रक्रिया है, श्रृंखला से चलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 40 और 60 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो जो बड़ा है उसको क्या करते हैं हम लोग, a मान लेते हैं, तो a बराबर कितना है, 60, और जो छोटा है उसको क्या मान लेते हैं, b। अब हम पहले इसको एक आप दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। तो 40 एक 40, ये हो गया 20, फिर हम लोग यहाँ का ये भाजक को उतार देते हैं और तब तक उतारते हैं जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। तो 20 दूनी 40, तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। बस इसी प्रक्रिया को हम लोग इसमें लिख देंगे तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप a के जगह पर बैठा दीजिए 60, b के जगह पर 40। सेम ये प्रक्रिया को आपको फर्स्ट स्टेप को उतार देना है। तो 40 भाग कितना से लगा था, 1 से, शेष कितना बचा था, 20। चूँकि अंतिम भाजक यहाँ पर शेष तो 0 नहीं आ रहा है, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग ये प्रक्रिया करते रहेंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, तो फिर से यूक्लिड विभाजन करेंगे तो एक प्रक्रिया फिर ये आ जाएगा। तो दूसरी बार में क्या आएगा, तो 40 उठ के इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, भागफल 2, शेषफल 0। तो चूँकि शेषफल बराबर क्या है, चूँकि शेषफल बराबर है 0 तथा अंतिम भाजक बराबर 20, तो इसीलिए HCF बराबर कितना हमारा प्राप्त हो गया, 20। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। दूसरा प्रमेय है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत
प्रमेय। ये क्या होता है? तो आप किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भाज्य संख्या को उसके भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के घात के रूप में लिखा जा सकता है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि 1400 है। 1400 है तो 1400 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 उसके बाद 5 गुने 5 गुने 7, ये लिख सकते हैं। और इसको घात के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7। इस प्रमेय के आधार पर गुणनखंड वृक्ष भी बना सकते हैं। जैसे 1400 को गुणनखंड वृक्ष, तो 1400 लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें कितना से लगाएंगे? 2 से। 2 से लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 700 आएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा? 350। फिर 2 से लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 17 दूना 34, 15 75। फिर हम लोग कितना से लगा देंगे? 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5 या 15 और 5 25। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 7 35। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए? गुणनखंड वृक्ष बना दिए। प्रश्न आता है कि गुणनखंड वृक्ष बनाए, तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड वृक्ष बना देंगे। तो चूंकि अभी हमने एक भाज्य संख्या लिया था, उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के घात के रूप में लिख दिए, और यही हमारा गणित का आधारभूत प्रमेय था। अब इस पर आधारित हम कई प्रश्न को देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.2 है, सारे इसी पर आधारित है। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का मौस मतलब HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं और उसकी सहायता से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो पहला सवाल पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो चूँकि 225 जो है बड़ा है और 135 क्या है? छोटा है। तो हम क्या करते हैं? इसको A मान लेते हैं। बड़ा को क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। और छोटा को क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, अर्थात A की जगह पर 225 और B के जगह पर 135 और Q के जगह पर मान लीजिए कि कुछ आएगा और R कुछ आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय करने पर जो है, अब पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको देखते हैं कि कितने चरण में आएगा। तो 225 को हम लोग 135 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 101 लगा देते हैं इधर 0, 9 3 12। फिर यह 135 उतर जाएगा, फिर 1 से लगेगा 90, फिर कितना उतर जाएगा? 45। फिर यहाँ जो है 90 उतरेगा, तो 45 दूना 90। तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल 0 आ जाता है। कितने चरण में? 3 चरण में। तो यहाँ हमारा सवाल भी 3 चरणों में पूर्ण होगा।
तो यहाँ पर 225, इधर 135 और कितना से लगा है, एक मरतबे लगा है, तो एक शेष कितना बचा है 90। चूँकि शेषफल तो जीरो नहीं है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर अब हमारा ये हो जाएगा 135 हो जाएगा ए, 90 हो जाएगा बी। तो इधर 135, इधर कितना होगा 90, फिर हमें कितना से लगाए थे, एक से, शेष कितना बचा था 45। तो फिर शेषफल जीरो नहीं है, तो शेषफल जो है, शेषफल बराबर नहीं जीरो। तो पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, तो फिर क्या करेंगे, अब ये 90 इधर आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 45, इधर कितना से लगा है 2 से, शेषफल कितना आया 0। तो चूँकि शेषफल हमारा क्या है, शेषफल बराबर 0 तथा अंतिम बार हमने कितना से भाग लगाए थे 45 से, तो अंतिम भाजक बराबर कितना है 45। तो इसीलिए हमारा HCF कितना हो गया 45। दूसरा प्रश्न है 196 और 38220 का HCF ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के अनुसार ही 38220 बड़ा है किससे, 196 से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर 38220 और बी बराबर 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर हो गया 38220, बी के जगह पर हो गया 196 और क्यू तो भी मालूम नहीं है, आर मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा के देखते हैं। 38220 में हम लोग अगर 196 से लगाते हैं तो 195 से पूरा लग जाता है, चूँकि हम करके देखे हुए हैं। तो 196 और यहाँ 100 कितना हो गया, सॉरी यहाँ 195 होगा, 195 और शेषफल कितना हो गया 0। तो चूँकि शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0 तथा अंतिम भाजक, अंतिम बार जो भाग लगा था, अंतिम भाजक है 196, इसीलिए HCF कितना हो गया 196। तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो चूँकि 867 क्या है, बड़ा है 225 से, तो माना ए बराबर 867 और बी बराबर 225। तो यूक्लिड विभाजन करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर 867, बी के जगह पर 255 गुने क्यू प्लस आर। हम लोग भाग दे के देख लेते हैं कितना स्टेप में बनता है, 255। तो 25 या 75 3 से लगता है, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 2 या 6 7, तो कितना बच गया 5 2 7 0 102। अब ये आ जाएगा 255, तो 102 ना, 202 से लगेगा, 2 दूनी 4 0 2, ये कितना बच गया 51, फिर 102, 51 दूना 102, तो कितना हो गया 0 हो गया शेषफल। 3 स्टेप में होता है। तो 255 गुने पहला स्टेप में 3 से लगा, शेष कितना बचा 102। चूँकि शेषफल बराबर नहीं 0, तो पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड
विभाजन करने पर। अब 255 यहाँ आ जाएगा, 102 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2 से लगा था, शेष कितना 51। पुनः शेषफल 0 नहीं है, चूँकि शेषफल बराबर नहीं 0, तो पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड, अब 102 इधर आ जाएगा, 51 यहाँ आ जाएगा, कितना से लगा था 2 से, शेष कितना आ गया 0। तो चूँकि शेषफल जो हमारा क्या हो गया, शेषफल बराबर हो गया 0 के, तथा अंतिम बार भाग कितना से 51 से लगा था, तथा अंतिम भाजक कितना था 51, इसीलिए HCF हमारा कितना हो गया 51। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह के प्रश्न में हम लोग को क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q तथा r अद्वितीय पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, a बराबर BQ + R। अब a बराबर कितना लेना, b बराबर कितना लेना है, b बराबर हम 6 ले लेते हैं, b बराबर 6 लेने पर तो हमारा क्या बनेगा, a बराबर 6q + R बनेगा, जहाँ r हमारा क्या होगा 0 से बराबर, लेकिन किससे छोटा, 6 से छोटा, मतलब भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान क्या सब हो सकता है, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 से छोटा लेना है। तो जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा 6q + 0 है, मतलब a बराबर 6q। अब इसमें हम 2 से अगर भाग दे के देखते हैं तो a बराबर हमारा 6q/2 तो बराबर 3q प्राप्त होता है। तो ये सम संख्या हो गया, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या को व्यक्त करता है। तो ये सम संख्या को व्यक्त किया। जब r बराबर 1 हो तो 1 हो तो a बराबर क्या होगा 6q + 1, इसमें तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो ये विषम संख्या को व्यक्त करेगा। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q + 2, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। अगर 2 आप कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3q + 1, तो 2 से भाग लग गया है ना। तो क्या बच गया, a बराबर 3q + 1, तो ये विषम संख्या को व्यक्त किया। जब r बराबर कितना हो 3 हो तो a बराबर कितना होगा 6q + 3, ये विषम संख्या को व्यक्त करेगा, ये सम संख्या को व्यक्त किया। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q + 4, ये सम संख्या को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से जब r बराबर 5 हो तो क्या करेगा, a बराबर 6q + 5, ये विषम संख्या को व्यक्त करेगा। अतः कुछ पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, के रूप में
होता है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, स्तंभों की संख्या जितना है उतना ही में मार्च कराना है, मतलब दोनों की संख्या समान होनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को HCF निकाल देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना A बराबर 616 और B बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह पर 616, B के जगह पर 32, Q प्लस R। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल के HCF देख लेते हैं हमारा कितने स्टेप में बनता है। तो 32 9 3 2, उसके बाद हो गया 3 नमा 27, 19 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, 8 8 16, 8 हो गया, ये आ गया 32 उतर जाएगा, 8 चौके 32। तो हमारा 2 स्टेप में बनता है। तो हमारा जो ये आता है 616 32 और यहाँ कितना आया 19, शेषफल तो 0 आया नहीं, शेष कितना आया 8। तो चूंकि शेषफल बराबर नहीं 0, तो नहीं बराबर है तो फिर यूक्लिड विभाजन करना पड़ेगा। पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन करने पर, तो अब ये 32 आ जाएगा इधर, 19 कितना से आ गया, सॉरी 8 चौके 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो चूँकि शेषफल जो है, शेषफल बराबर आ गया 0, तथा अंतिम भाजक बराबर कितना है 8। अंतिम बार 8 से भाग लगा था, इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक A एवं B के लिए Q तथा R अद्वितीय पूर्णांक है। अद्वितीय पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A के जगह पर मान लीजिए, अब B बराबर हमें क्या लेना है, 3 लेना है। तो अब B बराबर 3 लेने पर तो क्या होगा, A बराबर 3Q प्लस R, जहाँ R क्या है 0 से बराबर है, लेकिन 3 से क्या है छोटा है। इसीलिए R बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 तो नहीं हो सकता। तो जब R बराबर 0, तो R बराबर 0 हो तो क्या होगा, A बराबर 3Q प्लस 0। तो
दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर इधर होगा 3q का होल स्क्वायर। तो अब वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 3m, m के लिए तो 3m रखना है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 3m, इधर हो गया 9q स्क्वायर। तो 3 से कट गया तो हमें क्या बच गया, m बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, 1 हो गया। जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो तो 1 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3q + 1। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करने पर ही हमारा ये प्राप्त होता है, इस रूप में आता है। तो और 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 तिया 9, 3q का a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1 प्लस b के स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, एक वर्ग हमारा पर क्या, 3m + 1, 3m + 1 इधर आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। 1 से अगर हम इसको सरल करेंगे तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3m बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q। 3 हम कॉमन ले लेते हैं, पर 3 लेके काट देते तो m का मान हमें आ जाता है। तो 3m बराबर 3 × 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ पर m का मान क्या आ गया, तो m बराबर क्या आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसी प्रकार से जब r बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, सॉरी 2 रखते हैं, तो फिर a बराबर क्या होगा, 3q + 2। फिर हम लोग वर्ग करेंगे, a बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो फिर होगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, 3m + 1, इसी रूप में आता है 3m + 1। तो 9q स्क्वायर प्लस 3 × 6 = 12q + 8। अब हम क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, इसको सरल करते हैं। तो एक इधर जाने पर क्या हो जाता है, 3m + 1 है, 3m + 1 इधर हो गया 2 × 4 = 8, 2 × 4 सॉरी 4। तो एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3m बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q + 3। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। तो m बराबर हमें क्या आ गया, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो जैसे हम लोग चौथा प्रश्न हल किए थे उसी प्रकार से ये बस क्या करना है, दोनों तरफ घन कर देना है, बाकी सारे प्रक्रिया सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q तथा r अद्वितीय पूर्णांक है, अद्वितीय पूर्णांक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर bq + r। तो जब b बराबर कितना लेना है, 9 लेना है,
b बराबर 9 लेने पर, अब b बराबर कितना 9 लेने पर, तो a बराबर कितना हो गया 9q प्लस r, जहाँ r क्या हो गया 0 से बराबर, लेकिन छोटा किससे 9 से, तो इसीलिए r बराबर 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 8 तक, 9 तो आएगा नहीं, 8 तक आएगा। जब r बराबर कितना हो 0, तो r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस 0, तो दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, तो इधर हो गया aq और उधर हो गया 9q का q, मतलब हो गया aq बराबर 729 q का पावर q, और एक घन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 9m, तो 9m बराबर 729 q के पावर 3। अब कटेगा, इससे काटेंगे तो कटेगा 81 q m का मान हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब r का मान कितना हो 1 हो, तो a बराबर 9q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर, मतलब aq बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इधर हम घन करते हैं, तो घन का सूत्र क्या होता है aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो हमारा क्या होता है 729 क्यूब का क्यूब 1, 9 9 81 तिया 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसमें से यहाँ एक इसका मान रख देते हैं 9m प्लस 8, अरे सॉरी 9m प्लस 1, तो यहाँ क्या रख देंगे 9m प्लस 1। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, 1 को इधर ले जाइए, तो 729 क्यू का पावर क्यू, 1 से 1 खत्म हो गया, तो बच गया 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, इधर बच गया 9m। अब इधर हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं, तो m का मान हमें आ जाएगा। अगर 9 करते हैं तो क्या हो गया 81 क्यू के पावर क्यू, और हो गया कितना 9 दूना 18, 9 7 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। तो m का मान हमें कितना आ गया, m बराबर हमें आ गया m बराबर 81 क्यू का पावर 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। इसी प्रकार से हम जब r बराबर क्या हो 3 हो, तो उसके लिए हम मान क्या रखेंगे 9m प्लस 8 रखेंगे, तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा।